डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसे कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है 1872, उसकी धारा 10 में स्पष्ट किया गया है कि वैध अनुबंध के निर्माण के लिए ठहराव ऐसा नहीं होना चाहिए जो भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव है। व्यावसायिक क्रियाओं और सामाजिक व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए वैधानिक रूप से बहुत ही हार्ड एक तरह से रुख अपनाना पड़ता है, जिससे कि जो भी सिस्टम्स हैं वो निर्बाध गति से चलते रहें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विधान ने कुछ ठहरावों को इसी श्रेणी में रखा है कि वे व्यवहारिक और समाज के जो हित हैं उनके विरुद्ध होंगे यदि उन्हें कानून द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाए। तो अनुबंध अधिनियम ने कुछ ठहरावों को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया है, और कुछ अनुबंध ऐसे होते हैं जो जन्म से तो अनुबंध हैं लेकिन बाद में कुछ कारण ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जिनके कारण कि वे राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे अनुबंध व्यर्थ हो जाते हैं, और इसके विपरीत कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रारंभ से ही व्यर्थ होते हैं और राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। तो जो सेक्शन 2G है उसके अकॉर्डिंग ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय न हो व्यर्थ ठहराव कहलाता है। तो व्यर्थ ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ रहता है और अंत तक ही व्यर्थ रहता है। तो ऐसे ठहरावों को राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता है। तो कुछ ठहराव ऐसे हैं जिन्हें कि स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है। तो ये कौन कौन से हैं इस लेक्चर में हम देखते हैं। तो पहला आता है अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव। ये सेक्शन 11 के अनुसार है। तथ्य संबंधी गलती पर आधारित ठहराव सेक्शन 20 के हिसाब से है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ठहराव हैं जो कि व्यर्थ घोषित किए गए हैं। तो पहला हम देखते हैं अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव, अग्रीमेंट मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज सेक्शन 11। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि जिन पक्षकारों या व्यक्तियों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है उन्हें अनुबंध करने के अयोग्य माना गया है। और वो व्यक्ति कौन कौन से हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पहला है माइनर अवयस्क, दूसरा अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति यानी कि अ मैन हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, और तीसरा राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति यानी द पर्सन्स हु आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द लॉ ऑफ द लैंड। तो इन 3 प्रकार के व्यक्तियों के साथ कोई भी अनुबंध यदि किया जाता है तो इस तरह का ठहराव भी व्यर्थ होगा। सेकेंड आता है अग्रीमेंट्स बेस्ड ऑन मिस्टेक एज टू फैक्ट, तथ्य संबंधी गलती पर आधारित ठहराव, जो कि सेक्शन 20 से रिलेटेड है। इस धारा के अनुसार जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के लिए आवश्यक तथ्य संबंधी गलती पर हों तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। तो स्पष्ट है कि यदि कोई भी ठहराव तथ्य संबंधी गलती के आधार पर कोई ठहराव करता है तो वो ठहराव व्यर्थ ही होता है। तो तथ्य संबंधी गलती अनुबंध की विषय वस्तु संबंधी अथवा पक्षकार की पहचान के संबंध में हो सकती है। थर्ड लेते हैं विदेशी राजनियम संबंधी गलती करने वाले ठहराव सेक्शन 21 यानी कि एग्रीमेंट्स ऑफ मिस्टेक रिगार्डिंग फॉरेन लॉ। जब ठहराव करने वाले पक्षकार ठहराव करते समय किसी दूसरे देश के राजनियम संबंधी गलती कर बैठते हैं तो ऐसी गलती को विदेशी राजनियम संबंधी गलती माना जाता है। विदेशी राजनियम की गलती के आधार पर किए गए ठहराव को पूर्णतः व्यर्थ माना जाता है। और जो सेक्शन 21 है उसमें स्पेशली यह बताया गया है कि किसी ऐसे कानून के संबंध में जो भारत में लागू नहीं है कि गलती का वही प्रभाव होता है जो तथ्य संबंधी गलती का होता है, अर्थात विदेशी राजनियम संबंधी गलती के आधार पर किए गए ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होते हैं। तो इस तरह से हमने ये 3 पॉइंट्स आज देखे जो कि स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव से संबंधित है। आगे के हम पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।